एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमने डिटरमाइन की है किसी भी मॉलिक्यूल की, पोलर है या फिर नॉन पोलर है, इस चीज को चेक करने के लिए। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एक तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टू डिटरमाइन परसेंटेज आयनिक करेक्टर, इन कोवलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। जितनी ज्यादा बॉन्ड की पोलैरिटी होगी उतना इजीली वो ब्रेक हो पाएगा, उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन है, बेंजीन में 1-2 पोजीशन पर जब हम ग्रुप लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थो। 2 क्लोरीन लगाए हैं तो इसे हम कहेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। 1-3 पर अगर हम लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेटा, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखा जाता है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर आप 1-4 पोजीशन पर ग्रुप लगा दें तो उसे बोला जाता है पैरा, शॉर्ट फॉर्म में पी लिखा जाता है। दोनों क्लोरीन है, डाइक्लोरोबेंजीन। P फॉर पैरा, M फॉर मेटा, O फॉर ऑर्थो। इनका हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर निकालना है। तो यहां पर हमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर निकालना है। अगर आप देखें हेक्सागन का मीनिंग है 2 डायमेंशनल स्पेस को हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एंगल क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। यहां पर एंगल क्या है? 120 डिग्री। और यहां पर एंगल क्या है? 180 डिग्री। यहां पर डायपोल वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। यहां पर एंगल लेस देन 90 डिग्री है। जब भी cos 90 डिग्री से कम हो तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर ज्यादा होगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो सबसे ज्यादा है, इसका इंटरमीडिएट है और इसका मिनिमम है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो जब भी आपसे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा जाए तो वो पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है सिमेट्री के ऊपर। जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो उस केस में वो डिपेंड करेगा पोलैरिटी के ऊपर। अगर आप इन तीनों में से देखें, जो पैरा वाला है वो सिमेट्रिकल है तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, मॉलिक्यूल को हमें ऐसे डिवाइड करना है तो यहां पर ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं है। तो उस केस में किसकी पोलैरिटी ज्यादा है? जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ऑर्थो का पोलैरिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेटा, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? पैरा, ऑर्थो, मेटा।
अगर आइसोमर ना हो, ये जो हमने केस लिए हैं ये आइसोमर वाले हैं, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। अगर आइसोमर नहीं होंगे तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, अगर कंपाउंड क्या हो, कोवलेंट हो। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं हाइड्रोकार्बन में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये जो हमने कंपैरिजन किया ये किसके लिए किया है, आइसोमर के लिए किया। अगर हम एल्कीन को कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल ब्यूटोइन, जब दो बिगर ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक तरफ होंगे उसको बोला जाता है सिस। ये हम ऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे। अगर अपोजिट साइड में हो दो बिगर ग्रुप तो उसे बोला जाता है ट्रांस। तो यहां पर डायपोल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर डायपोल वेक्टर ऐड होने के लिए आ रहे हैं, जबकि इस केस में आप देखेंगे डायपोल वेक्टर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हर केस में कोई ट्रांस में जरूरी नहीं कि 0, वो डिपेंड करेगा ग्रुप किस टाइप के कनेक्टेड। तो यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, जबकि इसका 0। ये आइसोमर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिस का ट्रांस से ज्यादा होगा, क्योंकि सिस ज्यादा पोलर है। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांस के केस में अगर आप देखें, जो पैटर्न कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर है वही क्या है, नीचे है, और जो ग्रुप ऊपर की ओर प्रेजेंट है वही ग्रुप नीचे की ओर प्रेजेंट है। तो ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिस से ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या है, जो ट्रांस है वो क्या है, सिमेट्रिकल। आइसोमर्स के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल में जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो कौन से टाइप के हैं, पी पाई है, पी पाई डी पाई है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कौन से टाइप के पाई बॉन्ड है ये हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन निकालनी है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन क्या है, sp। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो साइड वेज ओवरलैपिंग कर कर पाई बॉन्ड बनाते हैं, अगर वो बॉन्ड बनाएंगे तो। सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो जब भी सेकंड पीरियड एलिमेंट पाई बॉन्ड बनाएंगे तो वहां पर उनकी तरफ से पी का कंट्रीब्यूशन होगा। ये भी सेकंड पीरियड का है और ये भी किसका है, सेकंड पीरियड का। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बना है
वो पी के ओवरलैप से बना है, तो इसलिए हम इसे पी पाई बॉन्ड कहेंगे। ये भी सेकंड पीरियड का और ये भी क्या है, सेकंड पीरियड का। तो यहाँ पर भी जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है, पी पाई। कार्बन के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अनहाइब्रिड कौन से हैं, पी वाले हैं। तो इसका पी इसके पी के साथ ओवरलैप करेगा साइडवेज, ऐसे इसका पी इसके पी के साथ साइडवेज ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर पी पाई है और यहाँ भी क्या है, पी पाई। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड 0। अब हम चेक करते हैं नाइट्रेट आयन में। नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है, दोनों सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पी पाई कितने हैं, 1। ये जो स्ट्रक्चर है आप मॉडर्न स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर सिर्फ सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो NP-NR का यूज कर बना सकते हैं। तो यहाँ पर पी पाई बॉन्ड 1 है, पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं, 0। अब हम चेक करते हैं कार्बोनेट आयन। ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो आप NP-NR का यूज कर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है, दोनों ही सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं जिनके बीच में पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, पी पाई। सल्फेट आयन में हमें चेक करना है, सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर क्या होगी। ये सेकंड पीरियड वाला नहीं है तो आपको NP-NR का यूज नहीं करना है, मॉडर्न स्ट्रक्चर का यूज करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसका मीनिंग सल्फर ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, कौन कौन से टाइप के ये हमें निकालने, आप हाइब्रिडेशन निकालें। क्या है, sp3। इसका मीनिंग इसके पास जो p है वो हाइब्रिड है, अनहाइब्रिड नहीं है। p सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, तीनों ही हाइब्रिडेशन में यूज हो चुके हैं। जो यहाँ पर अनहाइब्रिड बचे हैं वो क्या होंगे, डी होंगे। तो अगर सल्फर यहाँ पर फर्दर पाई बॉन्ड बनाने जा रहा है तो वहां पर पाई बॉन्ड बनाने में यूज कौन हो रहा है, डी यूज हो रहा है। तो इसकी तरफ से डी, ऑक्सीजन की तरफ से पी, क्योंकि ये सेकंड पीरियड है इसके पास डी नहीं हो सकता है। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा ये कौन सा होगा, पी पाई डी पाई, क्योंकि यहाँ पर सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। यहाँ पर कोई भी अनहाइब्रिड p नहीं है, p के बाद क्या आता है, d, जो हाइब्रिडाइज में यूज नहीं हुआ है इसलिए वो अनहाइब्रिड होगा। तो ये पाई बॉन्ड भी कौन सा है, पी पाई डी पाई। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड कितने हैं, 0 है। पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2 होंगे। अब हमें चेक करना है SO3 में। ये SO3 की स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब भी हमें पी पाई डी पाई बॉन्ड निकालने हैं तो हमें मॉडर्न स्ट्रक्चर का यूज करना है। अगर सिर्फ सेकंड पीरियड एलिमेंट हो तो आप लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, सल्फर की हाइब्रिडेशन निकाले, sp2, इसका मीनिंग इसके पास एक पी अनहाइब्रिड है। जितने पाई बॉन्ड हमने बनाने हैं उतने ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करने हैं। तो सल्फर 1,
पी बॉन्ड, जो पी ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज करेगा, और दो डी वो भी क्या है, अनहाइब्रिड है, वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज करेगा। तो आप ये कह सकते हैं एक पाई बॉन्ड तो होगा पी पाई, दूसरा क्या होगा पी पाई डी पाई, तीसरा भी क्या होगा पी पाई डी पाई। तो यहां पर नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड है 1, क्योंकि यहां पर एक ही पी अनहाइब्रिड था। पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं 2। अब हम एक मॉलिक्यूल के लिए और निकालते हैं, फॉस्फेट के लिए। फॉस्फेट की हम सबसे पहले तो मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर आप हाइब्रिडेशन निकालें, क्या आ रही है sp3 आ रही है। तो यहां पर सभी p हाइब्रिड है, तो इसका मीनिंग पाई बॉन्ड क्या बनाएगा d बनाएगा, क्योंकि वो अनहाइब्रिड है। p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, तीनों ही हाइब्रिडेशन में यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो आगे d होगा वो अनहाइब्रिड है, वो पाई बॉन्ड बनाएगा। सेकंड पीरियड वाला हमेशा p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप के लिए देता है। तो यहाँ पर जो p पाई बॉन्ड है वो तो है 0, लेकिन जो p पाई डी पाई बॉन्ड है वो कितने हैं 1। क्लियर? इस तरीके से हम p पाई डी पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वीबीटी में हमने स्टडी किया था सिर्फ आउटरमोस्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप में पार्टिसिपेट करते हैं। वीबीटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए, तो सभी ऑर्बिटल इफेक्टेड होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वेव दूसरे के इलेक्ट्रॉन वेव से इफेक्टेड होगी। तो एमओटी के अकॉर्डिंग सभी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो इनर शेल से बिलोंग करें, चाहे वो आउटरमोस्ट शेल से बिलोंग करें। तो यहां पर ये जो हम कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं ये एटम्स के कॉम्बिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल है और मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। एमओटी में हम स्टडी कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने के लिए आ रहे हैं उनकी एनर्जी नियर बाय सेम होनी चाहिए। जब दो इलेक्ट्रॉन वेव एक दूसरे को अप्रोच करती हैं वही ओवरलैप करेंगी जिनकी एनर्जी लेवल क्या होगा सेम होगा। 1s 1s के साथ ओवरलैप करेगा, 2s 2s के साथ ओवरलैप करेगा, 2p 2p के साथ ओवरलैप करेगा। तो एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए नियर बाय सेम होना चाहिए। जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो जो ओवरलैप हो वो इफेक्टिव हो। इसका मीनिंग क्या है px px के साथ ओवरलैप करेगा, py py के साथ, pz pz, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स के बीच में इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो सकती है। जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी होंगी। अगर उनका वेव फंक्शन का साइन सेम है तो उस केस में जो ओवरलैप होगी उसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। इसका मीनिंग जो वेव फंक्शन है वो इन फेज है। फेज होने पर उनका कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन होने पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिटवीन न्यूक्लियस इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन टू कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज होती है तो अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, रिपल्शन डिक्रीज होता है। तो उस केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर दो वेव फंक्शन के जो साइन है वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं तो उस केस में वो आउट ऑफ फेज होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप ये कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन होगा, दो न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ओवरलैप में हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रिगार्डिंग डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड क्या है, सिमेट्रिकल है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। एओ यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनका स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। जैसे रूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल है वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए एप्लीकेबल है। आवा रूल के अकॉर्डिंग, उफबा रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले किस में फिल किए जाते हैं, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में। जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएंगे तब हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल करेंगे। तो उसको हमें यहां पर भी फॉलो करना है। अगर सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन को 1-1 फिल करेंगे विद सेम स्पिन। इसका मीनिंग हंट्स रूल को हम यहां पर भी फॉलो करेंगे। जब हम कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लेंगे जिसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, उसका यूज कर हम बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। अगर किसी केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पर हम लीनियर कॉम्बिनेशन को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। आपके पास दो वेव फंक्शन है, अगर इनका साइन सेम है तो ये ऐड होंगे। तो क्या होगा, साई ए भी क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें कैसे पता चलेगी, इसका स्क्वायर कर अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सम से ज्यादा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पर एस का वेव फंक्शन दूसरे एस के वेव फंक्शन के साथ ओवरलैप कर रहा है, दोनों का साइन सेम है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रही है। आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन न्यूक्लियस इंक्रीज हो रही है, साइड में क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे पास दो वेव फंक्शन है, यहां पर ये ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके पास एक वेव फंक्शन ये है जिसे हम साई ए कह दें, दूसरा वेव फंक्शन है ये जिसे हम साई बी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहां से जब हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग आगे की ओर जा रहे हैं तो इसका भी वेव फंक्शन अपवर्ड जा रहा है, इसका भी क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मीनिंग यहां पर ये फेज में, जब फेज में होंगे तो उस इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
या फिर आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर हमें एक ही चीज बोलनी है एज ए ग्रुप, अगर हम एक ही डायरेक्शन में बोलें तो हमारी वॉइस और ज्यादा लाउड हो जाएगी। इसका मीनिंग जो वॉइस की वेव है वो ऐड हो रही है। तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसे केस में जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रॉन वेव का वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दो वेव फंक्शन का साइन अपोजिट होगा तो उस केस में वो आउट ऑफ फेज होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन न्यूक्लियस इन कंपेरिजन टू पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हम यही चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि वेव फंक्शन का साइन सेम नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसको आप सिंपल तरीके से इस तरीके ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपके पास दो वेव फंक्शन है, साई ए, दूसरा है साई बी। सेम टाइम पर अगर आप देखें, एक का वेव फंक्शन प्लस है, दूसरे का क्या है? माइनस है। तो इसका मीनिंग जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, आउट ऑफ डायरेक्शन है, आउट ऑफ फेज है। जब आउट ऑफ फेज होंगे तो एक दूसरे को ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मीनिंग यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन न्यूक्लियस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो एम्पलीट्यूड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन का वो पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। तो जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उस केस में दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से दो न्यूक्लियस एक दूसरे को ज्यादा विजुलाइज होंगे, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम विजिट कर रहे हैं तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिपल्शन इंक्रीज हो, अट्रैक्शन डिक्रीज हो, तो ये चीजें बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उनमें दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अगर दो इलेक्ट्रॉन वेव जिनका साइन सेम है वो एक दूसरे को अप्रोच करें तो उस केस में जो इंटरफेरेंस होगा वो कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगी तो उस केस में दो न्यूक्लियस एक दूसरे को कम विजुलाइज होंगे। इसका मीनिंग रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब भी अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, रिपल्शन डिक्रीज होता है, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। इसका मीनिंग क्या है? जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या है? कम है। अगर आउट ऑफ फेज इंटरफेरेंस हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो उस केस में बिटवीन टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी इन कंपेरिजन टू पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहां पर जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसकी एनर्जी पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या है? ज्यादा है। तो इसकी एनर्जी पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, जबकि इसकी एनर्जी पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। तो जब 1s के साथ ओवरलैप करेगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, एक बॉन्डिंग मिलेगा और एक एंटी बॉन्डिंग। अगर साइन सेम है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, क्योंकि s और s में एक्सियल ओवरलैप होती है इसलिए बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा। तो इसको हमने लिख दिया सिग्मा 1s। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी
पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दूसरी पॉसिबिलिटी, तो उस केस में हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है, तो इसलिए इसकी एनर्जी पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से 1s ओवरलैप कर रहे हैं, एक बॉन्डिंग बन रहा है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम है इन कंपेरिजन टू एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है तो ये बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा, यहाँ पर रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है तो ये बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा है, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज। इसको हम सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको सिग्मा 1s स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिग्मा इसलिए हमने लिखा है क्योंकि s और s एक्सियल ओवरलैप करते हैं, विदाउट स्टार बॉन्डिंग है, विद स्टार क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। तो यहां पर pz ओवरलैप कर रहे हैं, वेव फंक्शन का साइन सेम है, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पर साइन अपोजिट है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब जो px है, py है, वो साइडवेज ओवरलैप करते हैं, तो देखो यहां पर साइन सेम है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साइडवेज ओवरलैप के केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या मॉलिक्यूलर प्लेन से ऊपर और मॉलिक्यूलर प्लेन से नीचे होगा, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पर साइन अपोजिट है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसे हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आप नोड्स देख सकते हैं, सिग्मा वाले केस में अगर हम बॉन्डिंग को कंसिडर करते हैं तो कोई भी नोड नहीं है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर एक नोडल प्लेन प्रेजेंट है। अगर आप पाई बॉन्डिंग को देखते हैं तो मॉलिक्यूलर प्लेन यहाँ पर क्या है, नोडल प्लेन है। अगर आप पाई एंटी बॉन्डिंग को देखें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर प्लेन भी और ये प्लेन भी क्या होगी, नोडल प्लेन होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, अनजायरेट, जायरेट। अगर इन्वर्जन पॉइंट सेम हो, जैसे यहां पर आप देखें इधर और इधर का पार्ट क्या है, सेम, तो ये जायरेट है। यहां पर अगर हम देखें ये अलग अलग है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनजायरेट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये अलग अलग है, तो ये अनजायरेट है। यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या है, जायरेट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, दो टाइप का कंसिडर करना है हमने, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। ये जो हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं विदाउट चार्ज ऑन मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने। फॉर एग्जाम्पल N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन आप कितने काउंट करेंगे, 14 ही काउंट करेंगे, इस चार्ज को आपको कंसिडर नहीं करना है। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ट्रिपल बी
ट्रिपल ए। इसमें पहले पाई फिर सिग्मा, यहां पर पहले पाई फिर सिग्मा। इस केस में भी यही होगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ट्रिपल बी ट्रिपल ए। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है, पहले सिग्मा लिखा जाएगा और यहां पर पाई, जबकि एंटी बॉन्डिंग वाले में कोई चेंज नहीं। ये चेंज किसकी वजह से आ रहा है इसका भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। देखो क्या होगा, 1s अगर 1s के साथ ओवरलैप करेगा तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। 1s में एक्सियल ओवरलैप होती है इसलिए सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ऐसे ही 2s में एक्सियल ओवरलैप होगी, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। इधर की ओर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पीजेड, पीएक्स, पीवाई। पीजेड पीजेड के साथ ओवरलैप करेगा, एक बॉन्डिंग बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही पीएक्स पीएक्स के साथ ओवरलैप करेगा, पीवाई पीवाई के साथ ओवरलैप करेगा। उनमें जो ओवरलैप होगी वो साइड में ओवरलैप होगी, इसलिए वहां पर पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, क्योंकि दोनों की साइड में ओवरलैप है तो दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद सिग्मा टू पी जेड, देन पाई टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग। अगर हम यहां पर कंसिडर करें 1s की ओवरलैप से एक बॉन्डिंग बन रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसे यहां पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, पीजेड पीजेड की ओवरलैप से सिग्मा बनेगा तो यहां पर सिग्मा टू पी जेड आ जाएगा, देन पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, इसके बाद पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग। इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में एक ही डिफरेंस आ रहा है, बॉन्डिंग सिग्मा वाला इसमें हायर एनर्जी रख रहा है जबकि इसमें लोअर एनर्जी। तो जितनी ज्यादा ओवरलैप होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, उतनी कम एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर इसकी एनर्जी ज्यादा है। देखो पाई में ओवरलैपिंग कम होती है, सिग्मा में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। तो सिग्मा के केस में स्ट्रॉन्गर ओवरलैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसको यहां पर होना चाहिए क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन इसको ऊपर की ओर प्लेस किया गया, इसका रीजन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है अप टू नाइट्रोजन 2s और 2p में जो गैप है वो स्मॉल है, तो जिसकी वजह से जो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है, इनके बीच में हाई रिपल्शन हो जाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउडी। तो रिपल्शन को कम करने के लिए ये शिफ्ट हो जाता है हायर स्टेट में। जो हम कॉन्फ़िगरेशन स्टडी कर रहे हैं वो अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक कवर कर रहे हैं, उससे ज्यादा वाले हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन हमें ध्यान रखने हैं, इसका यूज कर हम मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर डिटरमाइन करेंगे।
मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम, जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन राइट किया है उसी को हम डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ओवरलैप करेंगे तो दो टाइप की ओवरलैप हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। इसका मीनिंग बॉन्डिंग भी बन सकता है और एंटी बॉन्डिंग भी। बॉन्डिंग की एनर्जी पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की क्या होगी, ज्यादा। ऊपर की ओर एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। ऐसे ही 2s ओवरलैप करेंगे तो उस केस में बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो जो बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, जबकि एंटी बॉन्डिंग की क्या है, ज्यादा। अगर हम अप टू 14 इलेक्ट्रॉन का केस कंसिडर कर रहे हैं विदाउट चार्ज, तो उस केस में जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन राइट किया था उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। 2p ओवरलैप करेंगे तो यहां पर साइड ओवरलैप भी होगी, एक्सियल भी होगी। अप टू 14 के केस में सिग्मा 2pz रिपल्शन को कम करने के लिए पाई 2px पाई 2py से ऊपर जा रहा है। हम वही कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं लेकिन इसको पिक्टोरियल बेस पर लिख रहे हैं, इसलिए इसको एनर्जी डायग्राम बोला जा रहा है। तो यहां पर ये पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग है और ये सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अगर हम ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन विदाउट चार्ज देखें तो उस केस में 2s और 2p में जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, तो जिसकी ओवरलैप स्ट्रॉन्गर है वो नीचे ही रहेगा। अगर इंटरफेरेंस क्या है, कंस्ट्रक्टिव, तो यहां पर 1s ओवरलैप कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं। 2s ओवरलैप कर रहे हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला नीचे रहेगा, एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में रिपल्शन डोमिनेट करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। 2p ओवरलैप कर रहे हैं तो आपको 3 बॉन्डिंग मिलेंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग मिलेंगे। pz की ओवरलैप स्ट्रॉन्गर है तो जो सिग्मा 2pz होगा उसकी एनर्जी कम होगी इन कंपेरिजन टू पाई 2px पाई 2py। एंटी बॉन्डिंग में पाई की एनर्जी कम होती है क्योंकि अपोजिट ओवरलैप भी कम है, जबकि सिग्मा के केस में ओवरलैप ज्यादा होती है तो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा का जो एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा। यहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ है। तो जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे इस ऑर्बिटल डायग्राम का यूज करेंगे या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे टू डिटरमाइन ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट लेक्चर में ये हम कवर करेंगे।